चलिए आज हम लोग मेथड ऑफ कॉस्टिंग का जो हम लोगों ने सीखे हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग का हम लोग और एक पार्ट करेंगे। क्या क्या मेथड ऑफ कॉस्टिंग था? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हुआ है। जॉब कॉस्टिंग हम लोगों ने कर चुके हैं, कॉस्ट शीट। प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दैट इज कैसे मेथड, मतलब कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का प्राइस कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। रादर कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे कॉस्टिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट का। पहले बता देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इज अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, हर एक इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल के कुछ नहीं होता है। जैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड नहीं है। हर लोगों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अकॉर्डिंगली हम लोग अमाउंट चार्ज करते हैं। पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस किस एरिया में काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वर्किंग फॉर द ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, शिप बनाना, जहाज बनाना, एंड डैम, बड़ा बड़ा जो डैम होता है, फ्लाईओवर, ये सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है। नेचुरली ये सब पार्ट ऑफ ऑर्डर कॉस्टिंग है। मतलब स्पेसिफिक जॉब आता है उसके लिए करना पड़ता है। बोलिए तो ये जॉब और नॉर्मल जॉब में अंतर क्या होता है? सोच के देखिएगा तो देखिएगा, नॉर्मली जो जॉब ऑर्डर होता है, मान लीजिए आपका घर का पेंट, आपका कार का रिपेयर, आपका एक कपड़ा दिया, कपड़ा के ऊपर आपका ड्रेस बनाना, ये मेजॉरली सर कुछ दिन का काम होता है, मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा कॉस्ट एरिया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा एरिया में ऐसा कैटेगरी का जॉब है जो नॉर्मली 1 से ज्यादा ईयर लेता है कंप्लीट करने के लिए। आई रिपीट, ये पार्ट ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही है। लेकिन हम लोगों ने जो कॉस्ट शीट बनाया था, जॉब ऑर्डर अनुसार पूरा कॉस्ट कैलकुलेट किया था, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज ओनली टाइम रिक्वायरमेंट इज लेस देन 1 ईयर। बट इफ टाइम रिक्वायरमेंट इज मोर देन 1 ईयर, नाउ क्वेश्चन इज सर इसका कॉस्टिंग कैसे होगा? उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? अगर मोर देन 2-3 ईयर लेता है सर, कौन सा ईयर में प्रॉफिट रिकॉग्निशन करेगा? बिकॉज इंटरनल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस के लिए, वेदर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली चल रहा है और नहीं, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म ठीक ठाक है और नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो कॉस्टिंग से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वो भी देखना पड़ेगा। बिकॉज जो जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, नॉर्मली छोटा कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, छोटा जॉब में जैसे ही आपका कंप्लीट होगा इमीडिएटली उसका आपको रेवेन्यू बोल के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर टेकिंग मोर देन 1 ईयर, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको धीरे धीरे छोटा छोटा करके हर ईयर में उसका प्रॉफिट को रिकॉग्निशन करना पड़ेगा इंटरनली, ऑब्वियसली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं। बिकॉज जो सब कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है वो आपको एक साथ आपको रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करने देगा। वो धीरे धीरे कुछ करेंगे, कुछ आपका सर्टिफिकेशन आपको देगा, कुछ और दूसरा कुछ करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेशन आएगा। इसी तरीके से इसका रेवेन्यू आता है। ध्यान से सुनिए, दोनों का रेवेन्यू और कॉस्ट मेजरमेंट का तरीका अलग क्यों है? एक सेकेंड, এখন না ক্লাসে আছে পরে তোমাদের দরকার হবে আমরা বাচ্চা কেন। तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है जो बचपन से हम लोगों ने किया है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में सर रेवेन्यू एक बार ही रिकॉग्नाइज हो जाता है। यहां पर सर्टिफिकेशन का वर्ड नहीं आता है। मतलब पार्टली सर्टिफाई कर रहा हूं, आप उसके बाद सर्टिफाई कर रहा हूं। मतलब मान लो एक गड्डी का आप पेंट कर रहे हैं, कभी सुना है सर गड्डी का बोनेट के लिए एक वर्क रेवेन्यू बोल दिया है, गड्डी का पीछे वाला पोर्शन का
के लिए बोला है। बिल्डिंग आपका घर आप क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। आपने कभी सुना है पूरा बिल्डिंग का सर एक फ्लोर का रंग, दूसरा फ्लोर का रंग अलग अलग से हम लोग सर्टिफिकेशन देंगे ना? हम लोग टोटल बिल्डिंग का रंग कर दिया, उसका कितना होगा, मतलब सर्टिफिकेशन, वर्क सर्टिफिकेशन यहां पर क्या होता है, पार्टली होता है, कुछ 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 करके, बिकॉज यहां पर एक साल से ज्यादा लेता है, तो हर साल के अंत में मेरा कुछ, नेक्स्ट ईयर में अंत में कुछ, मतलब मेरा जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। जितना परसेंटेज कंप्लीट है उतना रेवेन्यू, नेक्स्ट ईयर में जितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उतना रेवेन्यू, थर्ड ईयर में भी वैसे ही। लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था ना, बिकॉज एक साल में ही कंप्लीट होता है तो एक साल में ही रेवेन्यू का रिकॉग्निशन हो जाता है, पार्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सर, ये मोर देन वन पीरियड लेता है। जैसे ही मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लेता है तो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट आप एक बार में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए, बिकॉज अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6, 7, 8 साल ले रहा है तो आप बोलेंगे 8 साल के बाद मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन करूंगा, तो भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो काम ही नहीं कर सकेगा, उसको तो पार्टली पेमेंट करना पड़ेगा, और पार्टली जो पेमेंट करना पड़ेगा वो किसके बेसिस में, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के बेसिस में। देयर आर नो अदर स्कोप, सो आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस में ही धीरे 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 उसको करना पड़ेगा। लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका घर का पेंटिंग, आपका कपड़े का सिलवाई, ये सब के लिए क्या धीरे धीरे पेमेंट होता है ना सर, आइदर एडवांस लेता है और नहीं तो क्या होता है पूरा ही कंप्लीट होने के बाद पेमेंट हो जाता है। दैट इज द सिस्टम। पार्ट 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 ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड से लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए, सर वहां पर तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। पूरा ही साल के अंत में अगर एक्चुअली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को पार्ट पार्ट में यहां पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। द रेवेन्यू आएगा बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन। कौन सर्टिफिकेशन देगा सर, जो इंजीनियर है वो सर्टिफिकेशन देगा। जो इंजीनियर है, और इंजीनियर को कौन अपॉइंट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ना कॉन्ट्रैक्टी, सर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टी। सर ये तो समझ में आया एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी कौन है। कॉन्ट्रैक्टर जो बंदा है, जो बंदा काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी। आप अगर आप बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग को रन करने के लिए ही नहीं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप आपका काम जो दे रहे हैं किसी को, वो आपका आप हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टी, और जिसको काम करने के लिए दे रहे हैं वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। तो एकदम दिमाग में रखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जहां पर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड काम होता है, और वहां पर भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते हैं कॉस्टिंग में, अकाउंटिंग वाइज नहीं। कॉस्टिंग में एक्चुअली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द वर्क सर्टिफिकेशन। क्या, ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द वर्क सर्टिफिकेशन। तो चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं। Contract costing is a form of job costing where job is large, relatively large, obviously time लेता है तो large तो होगा ही, relatively large and normally takes more than one accounting period. Just I have said na, it is taken more than one accounting period to complete the job. Contract costing is usually adapted by the contractors. ये कौन अडॉप्ट करता है, जो लोग काम करते हैं। कौन लोग काम करते हैं, मैंने तो सिखाई दिया, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करता है, जॉब कॉस्टिंग? नो, ये लोग फॉलो करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मतलब कोई न्यू तरीके का कॉस्टिंग होगा। यस, हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग देखा है, कॉस्ट शीट, हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग देखा है, प्रोसेस कॉस्ट शीट। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का कैसे काम होता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम में कॉस्टिंग में जाते हैं वो लोग कैसे काम करते हैं। Adopted by the contractor engaged in the task of executing civil contract. Civil contract मतलब building, bridge, dams, flyovers, ये सब, ship building. Contract costing have the following features. क्या क्या features होता है इसका? Major part of the work in connection with each contract is ordinarily carried out at the site of the contract. मतलब यहां पर काम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का जिस प्लेस में वो हो रहा है उस साइट में ही हो रहा है। मतलब
कॉन्ट्रैक्ट का साइड में ही वो काम होता है। नॉर्मली इसके साथ आपका लैंड अटैच रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द बल्क ऑफ द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर कंसिडर एज डायरेक्ट। सभी मेजर खर्चे को ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्चा किया जाता है, तो सिंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। Indirect expenses are generally consist of office expenses, stores and works। ये अपोर्शन किया जा सकता है। अगर अपोर्शन बोल देता है 20% on direct wages, 20% on prime cost accordingly। A separate contract account is usually prepared for each contract। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक अकाउंट बनाया जाता है। The cost unit is the contract। In contract costing is the contract itself। तो यूनिट, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या समझाया था, याद करो, जहां पर आप कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, सो दैट इज द कॉस्ट सेंटर, एंड जिसके बेसिस में उस कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कॉस्ट यूनिट। सो द कॉस्ट यूनिट इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट based on the degree of completion। I repeat the word ongoing contract। What is the meaning of the ongoing contract? Ongoing contract means जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। The profit is calculated for ongoing contract based on the degree of completion। Cash distributed and notional profit, they are all are based on the contract costing। में क्या बोलता है, बताता है जो प्रॉफिट जो इंटरनली कैलकुलेट होता है, मतलब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, मतलब द costing profit is calculated for ongoing contract based on the degree of completion। नॉर्मली जॉब कॉन्ट्रैक्ट में पूरा कंप्लीट होने के बाद ही प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉस्टिंग प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एंड कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नोशनल प्रॉफिट। तो ये तीन मिला के हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉफिट रिकॉग्निशन होता है। The portion of notional profit, the notional profit का एक पार्ट हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएल में, एंड बैलेंस नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है रिजर्व में। आई रिपीट, नोशनल प्रॉफिट का एक पार्ट चला जाता है कॉस्टिंग पीएल में और बैलेंस नोशनल प्रॉफिट चला जाता है रिजर्व में। ओके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज: रोड कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जी पॉइंट को और एक बार बताते हैं। कॉस्टिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस है, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से हर ईयर में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो प्रॉफिट का एक पोर्शन चला जाता है रिजर्व में और एक पोर्शन चला जाता है कॉस्टिंग पीएल में। मतलब एक रिजर्व बोल के रखेंगे और बाकी कॉस्टिंग पीएल बोल के ट्रांसफर करेंगे। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू क्या है और कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट क्या क्या आता है। तो देखते हैं, जैसे प्रोसेस में कॉस्ट आता था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड एंड दूसरा प्रोसेस का इनपुट। प्रोसेस 1 में ये नहीं रहता, लेकिन प्रोसेस 2 का इनपुट तो होता है, प्रोसेस 1 का आउटपुट। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी देखना पड़ेगा क्या क्या कॉस्ट है। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। फर्स्ट आइटम है मटेरियल। ऑल मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम द स्टोर्स और परचेज डायरेक्टली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितना मटेरियल आप परचेस करते हो, जितना मटेरियल आपका कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू किया जाता है, पूरा ही डेबिट हो जाएगा कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो जर्नल क्या होता है बेटा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आप मटेरियल इशू करते हो तो जर्नल होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स इशूड, और अगर मटेरियल परचेस करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू मटेरियल परचेस। मटेरियल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब अगर मटेरियल रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न मतलब स्टोर्स में रिटर्न और सप्लायर को रिटर्न। मटेरियल लॉस्ट सोल्ड एज अ स्क्रैप, दैट इज मटेरियल सोल्ड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब हो ही सकता है 10,000 का मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है, 10,000 मटेरियल के भीतर 8,000 में आपने बेच दिया है, मतलब वो मटेरियल आपका स्क्रैप हो जाएगा। तो 8,000 में बेचा है तो आपका लॉस कितना हुआ, 2,000। तो मटेरियल सोल्ड बोल के आएगा 2,000, 8,000
लॉस ऑफ मटेरियल सोल्ड बोल के आएगा 2000 एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा 10,000. Unused material, that is closing stock, material in hand account debit to contract account. तो ये था मटेरियल रिलेटेड कोई एरिया. अब आ जाता है एक छोटा क्वेश्चन जहां पर हम लोग मटेरियल रिलेटेड एरिया में थोड़ा इलस्ट्रेशन में देखेंगे. जैसे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ सिविल कंस्ट्रक्टर फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट. Post the following transaction in the contract account. क्या? Material purchase 1,60,000, material issued 5 lakh, material returned to store 30,000, material returned to supplier 20,000, material at the end 15,000. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहां पर जर्नल नहीं करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर, मटेरियल इशूड 5 lakh, to material purchase 1,60,000, buy material return 30,000, buy material return to supplier 20,000. तो ये material to क्या था? Return to stores. Material return to stores 30,000, material return to supplier 20,000, material at site closing 15,000. सर इसका कोई बैलेंस टैलेंस अभी नहीं, मैं सिर्फ दिखाया. कॉन्ट्रैक्ट का ये इंक्लूडिंग पार्ट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स पार्ट है, पूरा नहीं. क्लियर और नॉट? यस सर. ओके. कॉन्ट्रैक्ट में आइए, इलस्ट्रेशन 2 में आइए. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड of the civil contractor for the building contract. Post the following transaction in the contract account. क्या है? Material purchase है, material issued है, material return to store है, material at the end of the period है, material sold as a scrap है, cost 5,000 जिसका बोल दिया है, material lost बोल दिया है, material lost by fire 3,000 बोल दिया है. चलिए धीरे धीरे देखते हैं. मटेरियल परचेज 80,000, जर्नल क्या होगा सर? मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे. मटेरियल परचेज 80,000, मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर 1,60,000, देखो बोल दिया है. बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 10,000, बाय कैश स्क्रैप सोल्ड, जो स्क्रैप बोल के आप सेल कर रहे हैं 6,500, बाय मटेरियल लॉस्ट that is 7,000. तो बाई मटेरियल लॉस बोल के 7,000. ये कहां जाएगा सर? ये तो अल्टीमेटली कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा. बाई बैंक मटेरियल लॉस्ट बाई फायर कॉस्ट 3,000, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 2,500. तो बाई बैंक इंश्योरेंस क्लेम है 2,500. बाई लॉस ऑन फायर 3,000 minus 2,500, that is 500. Material closing stock, that is 13,000. तो ये कहां जाएगा? Material loss transfer to costing PL, CPL, transfer to costing PL. ये लॉस कहां पर जाएगा? ट्रांसफर to CPL. Buy material at site 13,000. क्लियर? फिर से दोहरा रहा हूं. मटेरियल इशूड परचेस में तो प्रॉब्लम नहीं है. आ जाइए स्क्रैप बोल के. मटेरियल सोल्ड एज ए स्क्रैप, देखिए सेल कर रहा है 6,500 में, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,500. तो मैंने आप देखिए, आप स्क्रैप बोल के लिखे हैं 6,500 कैश अकाउंट. सर मैं अगर बैंक बोल के लिखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश बैंक सेम ही है. चलो दोनों कंफ्यूजन हटाते हैं. कैश 6,500, लेकिन सर क्रेडिट तो मेरा कॉस्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन ये तो 6,500 हो गया. तो वहां पर क्या है? मेरा 1,500 प्रॉफिट है, तो 1,500 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप कर दिया.
ट्रांसफर टू सीपीएल कॉस्टिंग पीएल 1500, मेटेरियल लॉस पूरा 7000, कोई इंश्योरेंस क्लेम नथिंग मिला है तो पूरा लॉस 7000 लिख दिया। आता हूं अरशद, और एक मटेरियल फायर में जल गया है जिसका वैल्यू था 3000, 2500 इंश्योरेंस क्लेम से मिला है, 500 आपका क्या हुआ लॉस, तो बाई लॉस ऑन फायर जो भी कॉस्टिंग पीएल पे ट्रांसफर होगा, क्लोजिंग स्टॉक है 13000। तो ये था इलस्ट्रेशन 2। कोई सवाल है तो करिए। अरशद आपका क्या पूछना है पूछिए। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन सा नेचर है सर, एसेट्स या लायबिलिटी या एक्सपेंस वाला? ये एक प्रकार का आपका प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए अकाउंट है, बोल सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन अकाउंट व वैल्यूएशन टाइप का अकाउंट, जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो निकालते हैं। ये कोई नॉमिनल रियल ऐसा कॉस्टिंग में ऐसा क्लासिफिकेशन है भी नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट। ओके सर। इट्स अ पार्ट ऑफ मतलब आपका कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए अकाउंट जो होता है ना। labor actually employed on the side of the contract is regarded as a direct labor irrespective of the nature of task perform, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, अगर वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करता है देन कॉन्ट्रैक्ट में ही चार्ज होगा। ट्रांजैक्शन journal entry, wages paid for the contract account debit to labor, outstanding wages contract account debit to outstanding wages, बा लेबर ठीक नहीं है, wages। अच्छा ना to cash बा wages paid, बेसिक जर्नल है वेजेस अकाउंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां पर आएगा फिनेंशियल नहीं कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे, वेजेस पेड को वहां पर डेबिट में लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली चार्जेबल टू द कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्टली होगा। सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी मतलब जो पूरा काम को वहां पर देख रेख करता है उसका नाम होता है सुपरवाइजर। सिमिलरली फोरमैन मतलब वहां पर जो सिक्योरिटी मेंटेन करता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस देखता है, दैट इज कॉल्ड फोरमैन। तो ऑल आर द सेम नेचर, तो ये कॉस्ट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज होगा। तो सुपरवाइजर सैलरी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू फोरमैन सैलरी। Indirect expenses such as expenses of engineer, surveyor, supervisor, administrative expenses may be distributed over a several contract, मतलब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। मतलब आपके अंडर में 10 बिल्डिंग चल रहा है तो खर्चा क्या एक में ही आएगा ना 10 में आएगा, तो जो खर्चा 10 में एलोकेट हो जाएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा एक प्रोपोर्शनेट एक परसेंटेज में एलोकेट होगा। वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, एनीथिंग के बेसिस में वो डेबिट हो सकता है। सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है आपका काम कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है उसका छोटा काम आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिए है काम करने के लिए, तो ये आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को जो दिए है उसका तो पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो उसको पेमेंट नहीं करेगा, तो ये खर्चा कॉन्ट्रैक्ट का ही खर्चा माना जाएगा। So that is called subcontractor expenses. Sometimes the main contract enters into a subcontract agreement. कभी-कभी जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जाता है, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या करता है, पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट का कुछ कम पार्ट वो करता है, तो इसका जो खर्चा है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही डेबिट होगा। जर्नल क्या है, administrative expenses allocated to the contract account debit to administrative expenses, subcontractor expenses paid contract account debit to subcontractor expenses, मतलब जितना ही खर्चा है अल्टीमेटली देखो सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट। नो जाहिर सी बात है, और जो कंज्यूम नहीं हुआ है अनकंज्यूम्ड है वो बाई साइड में आएगा नेचुरली,
अगर अनकंज्यूम्ड है बाई साइड में, वो अनकंज्यूम्ड ड्यू टू लॉस, ड्यू टू अनसोल्ड, अनकंज्यूम्ड ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक, तो सब बाई साइड में ही रहेगा। चलिए आते हैं, following information are extracted from the record of the civil contract for a building contract. Post the following information in the contract account. Material purchase कितना था बेटा? 1,60,000. Wages pays 40,000. Outstanding wages 5,000. Supervisor salary बोला है 14,000, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में allocate होगा 50%. Subcontractor expenses 8,500. Administrative expenses allocated 3,500. Expenses paid 15,000. Prepaid expenses 2,000. चलिए, material purchase 1,60,000, wages paid 45,000, उससे ऐड हो जाएगा कितना? 5,000. That is add outstanding wages, तो कितना आएगा बेटा? 50,000. सुपरवाइजर सैलरी था 14,000, लेकिन उसका हाफ इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, तो 7,000. 14,000 इंटू हाफ. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेट होगा कितना? 3,500. टोटल एक्सपेंसेस आपका 15,000 पेड हुआ है, जिसमें प्रीपेड हो चुका है 2,000, तो नेट कितना आएगा बेटा? 13,000. सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस 8,500. बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट होना के लिए मटेरियल, लेबर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मोरल सब सीख लिए. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कैसे ट्रीटमेंट हो आप लोग जानते ही हैं, उसी तरीके से आप कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड. यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है. कोई प्रॉब्लम? सर सुपरवाइजर सैलरी जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लेते थे वैसे लिए क्या? ना 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 ना. सुपरवाइजर सैलरी का मतलब है जो बंदा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को जाके सुपरवाइज करता है, देखता है ठीक ठाक काम चल रहा है और नहीं. वो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम डिवोट करेगा ना? उसका जो 20-25 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सब में टाइम डिवोट करेगा. सब में टाइम डिवोट करेगा. सब में डिवोट करेगा तो सर उसका जो तनख्वाह है ईयरली 10 लाख, तो 10 लाख क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा ना? 20 कॉन्ट्रैक्ट में उसका एलोकेटेड होगा, 20 कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट होगा. यस सर. ओके सर ये भी इंक्लूड्स का पार्ट, बिकॉज मेरे पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी किया ही नहीं. डन. नाउ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जानते हैं आज का डेट में इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो बड़ा बड़ा मशीनरी का इस्तेमाल होता है. तो मशीनरी इस्तेमाल करोगे तो सर डिप्रिसिएशन भी होगा. लेकिन यहाँ पर मशीनरी मतलब कॉन्ट्रैक्टर के घर में, फैक्ट्री में तो ऐसा होता नहीं है, साइट में जाता है तो पूरा मशीनरी को साइड में लेके इंस्टॉल करना पड़ता है, वहां पर ही काम होता है. तो मशीनरी है कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन कौन सा किसके पोजीशन में है? कॉन्ट्रैक्टी के साइट में उसका काम चल रहा है, तो मशीन भी वहां पर लाना पड़ेगा. तो प्लांट एंड मशीनरी जो इस्तेमाल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका लिए तो डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए. तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो प्रकार है. एक तो बच्चा के तरीका है, होता है पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करो चार्ज कर दो. दूसरा प्रोसेस है, आप कॉन्ट्रैक्ट में जितना मशीनरी आपने इशू किया है वो डेबिट करो, और क्लोजिंग डेज में डिप्रिसिएशन माइनस करके जितना वैल्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट साइड में दिखाओ क्लोजिंग डेट में, तो डिफरेंस हो जाएगा डिप्रिसिएशन. सर एग्जांपल दीजिए, आपने जो मिक्सचिंग कंस्ट्रक्शन मिक्सचर जो आपके पास था, आप कंस्ट्रक्शन के लिए इशू किया है, उसका दाम है 10 लाख. जब इशू किया था उसका दाम है 10 लाख. जब एक साल काम हो रहा है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो 20%. बोलो तो क्लोजिंग डेट में उसका वैल्यू क्या होगा? 80,000. 80. सर इधर 8 लाख 8 लाख 8 लाख रुपया. तो मुझे बताओ, तो डिप्रिसिएशन हुआ है 8 लाख रुपया,
तो ये दिमाग लगा के बोलो, मेरे पास दो अल्टरनेटिव हुआ, मैं एक्सपेंसेस बोल के 2 कॉन्ट्रैक्ट में डिप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, यस और नो? यस सर। ओके, डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं 2 डिप्रिसिएशन 2 लाख। दूसरा तरीका सोचो, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करूंगा 10 लाख और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ही क्रेडिट करूंगा 8 लाख, तो नेट मेरा कितना हो गया सर? डेबिट में नेट तो 2 लाख रुपया हो ही गया है। तो मैं एक प्रोसेस में है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखूंगा और दूसरा प्रोसेस है मैं इस तरीके से करूंगा। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव 1 ही कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करते हैं बिकॉज यही ज्यादा चलता है। डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड क्रेडिट द रिटर्न वैल्यू। प्लांट रिटर्न विल बी क्रेडिटेड एट द WDV. Plant sold will be credited in the contract account by the sale figure and net the loss figure. Simple. Following information are extracted from the record of the civil contract for the building contract. Post the following information. क्या है? Material purchase 2,60,000, wages 50,000, plant issued 3 lakh, material at site 25,000, rate of depreciation 12%. Clear? Material purchase 2,60,000, wages paid 50, plant issued 3 lakh, material at site 25, rate of depreciation 12%. चलिए, वर्किंग नोट फॉर द रिटन डाउन वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। WDV ऑफ प्लांट एट साइट है 3 लाख, कॉस्ट ऑफ द प्लांट ओके, तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट है 3 लाख, लेस डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन 3 लाख के ऊपर 12% फुल ईयर 36,000, क्लोजिंग WDV 2,63,000। तो material purchase 2,60,000, wages paid 50,000, plant issued 3 lakh. By plant at site, that is closing WDV, that is closing WDV. Plant at site CD and material at site CD. 2,63,000, 25,000. Clear or not? नेक्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट में ये बीडी करके आएगा, मटेरियल एट साइट BD, प्लांट एट साइट 2,63,000। क्लियर? नोट क्या लिख दिया है देखो, ऑल्टरनेटिवली वी कैन चार्ज डिप्रिसिएशन ₹36,000 ऑन द प्लांट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब मैं डिप्रिसिएशन बोल के भी लिख सकता हूं, कैसे? यहां पर मैं बाई प्लांट नहीं लिखूंगा, टू प्लांट बोल के उन्हें नहीं लिखूंगा, डेप्रिसिएशन हाउ मच? 36,000. Is it 36? 3 lakh minus 63? 2,64,000. 2,64,000. तो डिप्रिसिएशन बोल के लिखूंगा तो 36,000। क्लियर? तो एनी वन ऑल्टरनेटिव, ये भी कर सकते हो, ये भी, तो हम लोग प्रेफर करेंगे ऑल्टरनेटिव 1 करने के लिए। नाउ इलस्ट्रेशन 5,
आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों का दिमाग ठंडा करके थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रफ में ही कीजिए। যেটা পড়ছিস পর, करें। ध्यान से देखिए, प्लान 2 लाख रुपए का इश्यू हुआ है। 1/7/2019 में प्लान रिटर्न आया है 30,000। 1/10/2019 में प्लान डिस्ट्रॉय हुआ है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% बोल दिया है। तो धीरे धीरे WDV ऑफ प्लान रिटर्न क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द प्लान कितना था? जो प्लान रिटर्न हुआ था उसका कॉस्ट कितना है बेटा? 30,000। डिप्रिसिएशन कितना है सर? 6 महीने यूज हुआ है, यस और नो? देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्लान रिटर्न 1/7/2019 में कॉस्ट कितना है? 30,000। तो एक साल तक क्या उसका वैल्यू 6 महीने में उसका वैल्यू 30,000 रहेगा ना, उससे डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा सर। नेचुरली सर, तो डिक्रीज होगा। 6 महीने तक तो इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल करने का डिप्रिसिएशन भी लगेगा। तो 30,000 इंटू 6 महीना का डिप्रिसिएशन 1,500। तो एक साथ में WDV है 28,500। तो ठीक है, मैं बाई साइड में जैसे ही 28,500 लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा डिप्रिसिएशन कंसीडर हो जाएगा। सर ये वही प्लान जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं? यस, उसका ही WDV। तो कॉस्ट ऑफ द प्लान डिस्ट्रॉयड 1/10/2019 में एक प्लान डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉस्ट कितना था? 12,000। डिप्रिसिएशन 9 महीना तक तो इस्तेमाल हुआ है, तो 1/10/2019 तक उसका डिप्रिसिएशन 900। 12,000 इंटू 10% इंटू 9/12। WDV कितना, कौन सा डेट में? 1/10/2019 में 11,100। लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ₹3,000। तो लॉस ऑन फायर कितना? 8,100। सेम। प्लांट एंड मशीनरी एट साइट क्लोजिंग डेट में कॉस्ट ऑफ द प्लांट आपने भेजा था 2 लाख, 30,000 रिटर्न हुआ है और 12,000 आपका क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय हुआ। तो कितना कॉस्ट प्लांट अभी तक बचा हुआ है? 1,58,000। 2 लाख माइनस 30 माइनस 12, 1,58,000। लेस डिप्रिसिएशन कितना? 1/7/2019, दैट इज 1,58,000 इंटू 10%, कितना हुआ? 15,800। WDV कितना सर? 1,43,200। मतलब 1,58,000 तो सर पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन, तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन 15,800, 1,43,200। तो आ जाइए, मटेरियल परचेज हाउ मच? 1,60,000। वेजेस पेड 40,000। प्लांट इश्यूड था 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। नाउ प्लांट रिटर्न कितना? WDV 28,500। नाउ जो प्लांट फायर में जल गया है उसका WDV कितना था?
सर उसका WDV था 11,100। सर कहां पर लिखे हैं? मैंने उसको बाइफरकेट करके लिखा है, बाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 3,000, बाई लॉस ऑन फायर 8,100। ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते थे और क्या लिख सकते थे? बाई प्लांट लॉस्ट, प्लांट destroyed. WDV written down value of plant destroyed कितना है? और लिख सकता हूं सर 11,100। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। प्लांट एट साइड क्लोजिंग डेट में कितना? 1,43,200। मटेरियल एट साइड सर 55,000। बोलिए सर आपने प्लान डिस्ट्रॉय किया तो उसमें लॉस एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम को दोनों को ऐड करके लिख दिया है। यस, आइदर आप दोनों ब्रेक करके कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है और फायर कितना है, दो अलग अलग बाइफार्केट करके लिखिए और प्लांट डिस्ट्रॉय बोल के WDV लिखिए। याद रखिएगा बेटा, आपको क्रेडिट 11,100 ही करना पड़ेगा, वो चाहे बाइफार्केट करके लिखिए और वो चाहे एक साथ प्लांट डिस्ट्रॉयड बोल के 11,100 बोल के क्रेडिट कीजिए। आपको 11,100 हर हाल में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। आइदर 11,100 डायरेक्टली क्रेडिट कर दीजिए और लॉस ऑन फायर बोल के 8,100, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बोल के 3,000, व्हाटएवर मे बी। पर सर कॉस्टिंग पीएल में सर तो 8,100 ही डेबिट होगा ना? यस, कॉस्टिंग पीएल में 8,100 डेबिट होगा। और ये करने का मतलब आपको प्लांट डिस्ट्रॉयड का अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां से आपका जाएगा। कर सकते हैं आप ट्रांसफर टू पीएल, कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है? यस, व्हाई नॉट। ऑल्टरनेटिव में दिखा देता हूं। टू प्लांट इशूड नहीं लिखूंगा, पूरा प्लान का मैटर डिलीट कर दीजिए। क्या करेंगे? टू डेप्रिसिएशन। क्या क्या डेप्रिसिएशन है? आ जाइए। जो रिटर्न हुआ है सर, वो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? 1,500। जो रिटर्न हुआ था उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था? गया। $1,500, 3,000 and 15,800। क्या क्या? 1,500 प्लस 3,000, दैट इज जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसका डेप्रिसिएशन 900। जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है 12,000 का, 9 महीना का डेप्रिसिएशन 900 और 15,800। 15,800 करके बोलो कितना? 18,200 सर। सॉरी 18,200। बस ये भी कर सकते हो, लेकिन बेटर मैं बोलूंगा ऑलवेज ये फॉर्म मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो 2 लाख
आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज जो टोटल कॉस्ट था उसका सब क्रेडिट फिगर माइनस कीजिए, देखिएगा वही फिगर आएगा डिप्रिसिएशन का 18,200। नाउ टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, total cost of the contract is a summation of all costs incurred allocated to the contract. It is calculated directly from the contract account. Contract account either disclose total cost of contract or show the contract cost through the different stages like prime cost, work cost, total cost to the contract. मतलब accordingly दिखाएगा। जरूरत पड़ेगा तो अगर क्वेश्चन में बोल देता है ओवरहेड चार्ज करना पड़ेगा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, देन मुझे अलग से प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंसेस चार्ज करेगा 10% ऑन वर्क कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम लोगों को वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो। तो क्या आएगा? material purchase, wages, plant issued expenses, by material side, material plant side, material side, total cost to contract। ये फिगर ही आपका आ गया टोटल कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्वेश्चन में 10% वर्क कॉस्ट के ऊपर कोई मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो पहले आप वर्क कॉस्ट को सीडी करेंगे, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे, उसके बाद टोटल कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट करने के कैलकुलेट किए थे, वहां पर भी हम लोगों ने उसी स्टेज में किया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में किया था ना, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में प्राइम कॉस्ट को सीडी करके प्रोसेस कॉस्ट को ब्रॉट डाउन किया, उसके साथ ओवरहेड चार्ज किया, उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सेम तरीका। बस इतना तक आज का क्लास का, जहां पर हम लोग सिर्फ कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किए हैं, रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सर एक बार और रिपीट कीजिए ना सर, मैं नेटवर्क इशू हो रहा था उस वक्त। हाँ बोलो बोलो और एक बार बोलो। अभी एक जब एक्सप्लेन किए ना सर, वो थोड़ा एक बार और रिपीट कीजिए। मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो मैं कह रहा था कि ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है, नॉर्मली सब कुछ कॉस्ट मिला के कभी कभी करता है फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है ओवरहेड चार्ज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। तो मुझे पहले प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो जैसे निकालते थे टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट करके, वो टोटल कॉस्ट नहीं होगा प्राइम कॉस्ट, वही प्राइम कॉस्ट लाएंगे, उसके ऊपर ओवरहेड चार्ज करेंगे, करने के बाद वो आएगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के बाद उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज करेंगे, वो करने के बाद आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मजे का बात है, अगर क्वेश्चन में ओवरहेड का अमाउंट बोल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट बोल देता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो परसेंटेज फॉर्म में बोल देता है किसी के ऊपर किसी का, देन मुझे हर स्टेज कैलकुलेट करके उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में किया था ना 20% ओवरहेड ऑन प्राइम कॉस्ट, तो पहले हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्ट नहीं निकाला था, प्राइम कॉस्ट निकाला था, उसके ऊपर ओवरहेड चार्ज किया था, उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्ट निकाला था। सेम तरीके से यहां पर भी होगा। क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किए। घर में छोटा छोटा इलास्ट्रेशन मैंने करके रखा है, आप लोग थोड़ा देखिएगा, बिकॉज लोग इसके ऊपर ही बेस करके करेंगे। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप लोगों का सिलेबस में। ठीक है, चलिए यहां तक कोई सवाल?